हेलो एवरीवन। तो आज हम जो सम करने वाले हैं वो है 188। 188 फोगो एंड नीटा लिमिटेड। फोगो हैज 100% सब्सिडरी नीटा लिमिटेड। ओके, तो फोगो इज लाइक उसका पेरेंट कंपनी है। यहाँ पे हमें बाइफोकेशन में बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं। सो पहले अपन ये कर लेते हैं, कैलकुलेट द नेट चार्जेबल गेन्स ऑफ फोगो लिमिटेड बिफोर एनी क्लेम फॉर ग्रुप रोल ओवर रिलीफ फॉर द ईयर एंडेड 30th September 2022। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एंड 30th September 2022, फोगो लिमिटेड मेड the following capital disposals. On 31st of October, Fogo sold an investment property which had been let out to tenants since it was acquired. The investment property was sold to an unconnected company for 6,25,000 at a cost of 5 lakh when it was acquired. On 4th of May 2022, Fogo Limited sold a freehold warehouse which it had used exclusively in its trade. The warehouse was sold to an unconnected company, 5,60,000. It had cost Fogo Limited 1 lakh when it was acquired. Okay, now we be unconnected, huh? On 19th of September 22, Fogo sold 4% of the shareholding in unconnected company, resulting in a capital loss of 25,000. यहाँ पे एक चीज दी गई है, वो है हमें इंडेक्सेशन निकालना है। Now that's going to be a challenge. वो करना है particulars, then investment property। तो चेक कर देगा, मुझे नेट चार्जेबल गेन्स पूछा है। नेट चार्जेबल गेन्स नहीं सोचे। फ्री होल्ड वेयर हाउस, शेयर्स। हाँ ठीक है। भाई, हाँ। इंडेक्सेशन फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। गेन्स एंड लॉसेस भी लिख दूंगा यहाँ पे, लेस है ना। यहाँ पे वो एक लिख देता हूँ मैं। से काची।
एक्चुअली यहाँ पर ना लेस, मुझे यहाँ तक याद आ रहा है इंडेक्सेशन कॉस्ट आता है। मैंने कभी एईए आते हुए नहीं देखा, मुझे इंडेक्सेशन कॉस्ट आया है यहाँ पे। थिंक दिस इज द राइट फॉर्मेट मेरे हिसाब से। सेल्स देख लेते हैं कितनी हुई है पहले तो। 6,25,000। तो यहाँ पे हमने बेचा था, अच्छा सॉरी, पर्टिकुलर्स तो यही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के। कॉस्ट थी 5 लाख, ये हो जाएगी 5 लाख। लेकिन फिर हमने इंडेक्सेशन चार्ज किया था। फिर 2010 से लेके सितंबर तक 0.269। तो 0.269 का हमें इंडेक्सेशन चार्ज हुआ था। कितने का? हम्म जो सेल्स था 6,25,000। इसके लिए मुझे लगता है इंडेक्सेशन करने के बाद माइनस कैसे करूंगा फिर मैं? 6,16। इसमें तो जो इंडेक्सेशन की कॉस्ट है वही डायरेक्ट आ जाएगी, इसमें और कुछ नहीं लगता होगा। डू हैव टू गो अहेड। ये कर लिया मैंने। डू हैव टू गो अहेड। इंडेक्सेशन कॉस्ट ही डायरेक्टली मिल जाएगी हमें यहाँ पे 1,34,500 की, क्योंकि मोस्टली हम कैसे करते हैं कि हम ऐड करते हैं कुछ चीज़ों को तो माइनस करते हैं, तो वो सब शायद नहीं होगा। 25,000 के ऑलरेडी कैपिटल लॉसेज हो ही रहे थे। हाँ सर, उस मेल का इशू आता है बहुत। नहीं इशू। यहाँ पे 50 लाख आएगा ना, सॉरी यहाँ पे 5 लाख आएगा। फिर हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये वेयर हाउस हमने बेचा था 5,60,000 का। इसका हमने बेचा था कॉस्ट एट 1 लाख पे, बराबर है। अभी अगर हम उस 1 लाख पे हमें चार्ज करना पड़ेगा तो कितना करना पड़ेगा? 0.593। 0.593। इस बार रफ वर्क में कर रहा हूँ ये गाइस, में फाइनल वर्क नहीं है ये। ओके, 1 मिनट रुक जाओ, मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अभी के लिए इसको भूल जाते हैं। टोटल मेरे को इतना मिल रहा है। ले ले समझो, मेरे को अभी इतना मिल रहा है नेट चार्जेबल गेन्स। मेरा टोटल, ये मेरा समझो टोटल का कॉलम है, ठीक है। लेट्स डू दिस एंड लेट्स ट्राई दिस। प्लस मैं ये कर लेता हूँ 9,12,000। अब मेरे को ये जो, सॉरी 3,09,000 जो भी है, 91,200। अब मैं इसमें से शायद कैपिटल लॉसेस माइनस करूंगा। 25,000 जो भी अमाउंट मेरे को मिला, एई में माइनस करूंगा।
रफ एक बार ये कर लेते हैं, फिर देखते हैं आंसर क्या है। 3,53,900, इज दैट द आंसर? ये तो अपना बराबर आया था। नो, द नेट गेन इज 3,75,700। ये कैसे आया यार? इंडेक्सेशन अलाउंस मेरा भी वही मतलब। हाँ सेम तो। अच्छा, अच्छा, इंडेक्सेशन कैन नॉट क्रिएट अ लॉस कि। और ये तो मैंने गलत ही किया, मतलब ये तो गलत था। ये इतना आगे तक नहीं जाना था, ये जीरो कर देंगे। और ये फॉर्मेट अलग है उस चीज का। आई डिडंट नो दैट। क्या हो रहा है बार 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 बार? Apache। नहीं नहीं नहीं, डिलीट डिलीट। ठीक है। ये था बेसिकली फॉर्मेट। और यहाँ पे इसके बाद हम जब यहाँ पे आएंगे ना, नेट, क्या होता है वो, नेट चार्जेबल नेट गेन्स। तो हमें क्वेश्चन कहाँ गया वो? नेट चार्जेबल गेन्स ऑफ बिफोर एनी क्लेम ऑफ ग्रुप रिलीफ कैन बी मेड। नेट चार्जेबल रिलीफ फॉर फोरगो बिफोर एनी रोबी रोबी क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। इसका है पर्टिकुलर्स फाउंड। क्योंकि मेरे को यहाँ पे वही डाउट था, क्योंकि हम बेसिकली क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं। और जब भी कोई नई चीज आती है, मतलब वो ट्रांजैक्शन पेपर टू पेपर होता है। मैंने ओपन ट्यूशन के वो यूट्यूब वीडियो से सीखा था कि जब वो पेपर टू पेपर ट्रांजैक्शन ये होता है ना, उस टाइम पे हमें इन्वेस्टमेंट, जैसे अगर मैं कोई और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बेचता तो मैं यहाँ पे वो डाल देता। बट यहाँ पे फ्री हॉलीडे वेयर या फ्री होल्ड वेयर जो भी मैं बेच रहा था, तो वो नहीं आएगा। दैट वाज माय बिगेस्ट क्वेश्चन। ओ सरामोटी मत कर माया को अधिकार नहीं पाया। कान से कान, कान से ताजेरा टोटल ये है। तो दिस इज द नेट। तो अपना ये बराबर आया था, ये भी बराबर आया था, लेकिन हमें मैं ये चीज पता नहीं थी कि इंडेक्सेशन कैन नॉट क्रिएट अ लॉस। तो अभी पता चल गया, इंडेक्सेशन कैन नॉट क्रिएट अ लॉस। और ऑब्वियस सी बात है, उस टाइम क्या हम खाली इंडेक्सेशन लगा रहे हैं, मतलब हम खाली देख रहे हैं कि हमने उस जमाने से यहाँ यहाँ तक का वो रेट क्या है, ऐसा। शेयर्स कैन क्रिएट अ लॉस। Now let's come down to the theory. Theory है, in respect of disposal by Fogo Limited of its freehold warehouse on 4th of May 20। ये theory है। नीचे क्या कुछ है, नीटा लिमिटेड। तो पहले theory कर लेते हैं, क्योंकि वो फोर्गो का ही है या फोगो का ही है। Give two reasons why Forgo can make a group rollover relief claim, and explain which of Nita's limited asset acquisitions will qualify and which will not qualify as a replacement asset. Calculate the amount of gain which can be deferred if any claim of group rollover relief is made, and explain when the deferred gain will become chargeable gain. Uh, रोल ओवर रिलीफ मीन्स बेसिकली हम वो चीज का टैक्स, उस चीज के ऊपर का टैक्स इस साल नहीं भर रहे हैं, हम अगले साल उस चीज को रोल ओवर कर रहे हैं। उसका मीनिंग वो होता है। एक बार देख लेते हैं, बिकॉज मेरा थ्योरी जनरली बहुत वीक है। फोगो एंड नीटा लिमिटेड आर इन गेन्स ग्रुप बिकॉज नीटा लिमिटेड इज 75% सब्सिडरी ऑफ फोगो लिमिटेड। हाउ इज दैट पॉसिबल अगर वो 100% ओन करती है तो? अच्छा, उस सेक्टर में आती है कि 75% से ऊपर है तो गेम्स ग्रुप में आते हैं, ऐसा? The warehouse who is qualifying asset and
was used exclusively in Fogo's trade. Neta's assets acquisition took place within 1 year before the 3 years after disposal. A fixed plant and machinery is a qualifying replacement asset which is used in Neta's trade. ये मैंने पढ़ा नहीं था. And the shares are not qualifying business assets for rollover relief. हाँ, shares are not अच्छा, ये रोल ओवर रिलीफ इज लाइक रिप्लेसमेंट. वो रिलीफ क्या मतलब वो था वो रिप्लेसमेंट. आई विल नॉट क्वालिफाई एज ए रिप्लेसमेंट एसेट. अच्छा हाँ. तो उसका वैसा वो रूल था कि एक तो फिक्स्ड होता है. वो होता ही है. फिक्स्ड एसेट्स आर ऑलवेज दे शुड बी इमूवेबल. शेयर्स नहीं होते. गुडविल का भी कुछ तो रूल होता है. आई हैड रिटन दिस इन माय नोट्स. वो था. एक तो री इन्वेस्ट प्रोसीड्स ओल्ड प्लस न्यू एसेट्स आर यूज्ड. एसेट्स दैट कैन बी सोल्ड शुड बी हाँ शुड बी बॉट 12 months प्रायर टू द सेल एंड 36 months तक उसकी मतलब वो विंडो रहती है ओपन टू सेल. तो ऑन 34 ऑन ना क्या क्या होगा पेन ऑन 1st of October 21. ओके 1st October 21 ठीक है. लिमिटेड सोल्ड एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी to a tenant. The investment property was sold to an unconnected company for 6,25,000 and it had costed February 10. मतलब ये तो 12 महीने पहले नहीं है तो ये तो नहीं आ सकता इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. अच्छा. ऑन 4th of May 22 फोगो लिमिटेड सोल्ड अ फ्री होल्ड वेयर हाउस. 2020 को मैंने बेच दिया. इट हैड एग्जिट विच इट यू यूज एक्सक्लूसिवली इन इट्स ट्रेड. अच्छा वो ऐसा रूल है क्या. Trade warehouse was sold to an unconnected company. It had cost Fogo Limited for 1 lakh when it was acquired in September 2001. तो ये भी तो हमने बाद में एक्वायर किया ना. तो हमने it should be sold should be bought 12 months prior sale and then 36 months तक वो विंडो ओपन रहती है. So have they used कि फ्री और फ्री वेयर हाउस हो सकता है qualifying asset as it was used exclusively for Fogos. Okay, so the rule is also कि exclusively in Fogos trade में होना चाहिए. अच्छा हाँ यहाँ पे मेरे रूल है एसेट दैट क्वालिफाई. पहला तो ओनली फिक्स दैट इज इमूवेबल एसेट्स क्वालिफाइंग फॉर रिलीव्स. दूसरा है गुडविल क्वालिफाइज इफ सोल्ड बाय ट्रेडर एंड नॉट कंपनी. गुडविल था ही नहीं इस सब में. गुडविल अगर इंडिविजुअल बेचेगा तो चलता है. कंपनी में बेचेगा तो नहीं चलता है. शेयर्स डू नॉट क्वालिफाई. एसेट्स यूज फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस. हाँ एसेट अच्छा क्वालिफाई. हाँ एसेट्स यूज फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस क्वालिफाई. बट ये मेरे को पता नहीं था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ पीरियड. ये मेरे को पता नहीं था. तो ये यहाँ से भी पता चल गया कि ऐसे इधर क्वालिफाई फॉर. ठीक है. तो अब ये क्या करते हैं ना ट्राई करते हैं कि देखो जैसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्या पूछा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द गेन विच विल बी डेफर्ड इन क्लेम ऑफ ग्रुप रोल ओवर रिलीफ इज मेड एंड एक्सप्लेन व्हेन द डेफर्ड गेन विल बिकम चार्जेबल. ओके. तो एक तो हमारा वेयर हाउस हो रहा है ना क्वालिफाई. हमारा वेयर हाउस हो रहा है क्वालिफाई. टैक्स तो 4,07,000 मतलब 700 पे पड़ेगा. इतना ज्यादा हम डेफर नहीं कर सकते आई थिंक. यहाँ पे भी कहीं ना मुझे वो दिख अच्छा नहीं फिक्स प्लान एंड मशीनरी दिया है यहाँ पे. तो इंटरेस्ट ऑन 5,50,000 का लोन. तो 5,50,000 हम री तो ये हो सकता है शायद. री इन्वेस्टिंग देख द अमाउंट ऑफ गेन विच कैन बी डेफर्ड इज 3,90,700.
क्यों? क्योंकि 4,70,000 में से हमने माइनस किया 5,60,000 और 5,50,000 का बड़ा। 5,60,000 क्या था? अच्छा, हमने कितने में पे बेचा? ओके। द deferred gain is frozen and will become chargeable on the earliest of the following events: when plant and machinery is sold, when plant and machinery is no longer used in Nita's Trail Limited trade, the 10 years from the date of acquisition of, okay, तो 10 साल के बाद हो सकती है। एक तो जब मैंने बेच दिया तब, और दूसरा नो लॉन्गर यूज्ड, अगर मेरे को यूज ही नहीं है उसका तो। ये तीन तो हो जाएंगे बाय हार्ट। इसका मेरे को एक बार देखना पड़ेगा कि अमाउंट ऑफ डेफर्ड गेन ढूंढते कैसे है, उसका मेरे को एक वीडियो फिर से एक बार देखना पड़ेगा। तो वीडियोस नेम इज ओपन ट्यूशन गाइस। तो मैं तो बेसिकली स्टडी विथ मी के वीडियोस मतलब बनाता हूँ कि मैं पढ़ाई करता हूँ, बट दे जनरली टीच रियली वेल। नेक्स्ट इज नीटा लिमिटेड का अभी हमें ढूंढना है। कैलकुलेट टैक्सेबल प्रॉफिट्स ऑफ नीटा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30th September 22। तो अच्छा, एक मिनट बिना देखे ट्राई करते, बिना देखे ट्राई करते, क्या था? टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट्स, यानी कि कंपनी है तो टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट्स जो होते हैं वो। नीटा एज अ ड्राफ्ट एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। ओके, ड्राफ्ट एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, डी पार्ट है शायद ये तो। म्यूटेशन ऑफ टैक्स एडजस्टेड, नहीं सॉरी, टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट, टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट्स ऑफ नीटा लिमिटेड पाउंड पाउंड। तो ड्राफ्ट एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट्स जो मेरे को दिए गए हैं वो है 1,80,000। This figure has been calculated correctly, does not include the interest payable or receivable. Okay. तो on 1st of October 21, अच्छा, तो कॉर्पोरेशन टैक्स है ये। कॉर्पोरेशन टैक्स में हम एक्चुअल बेसिस पे बनाते हैं। तो लेट्स दिस फिगर, हाँ, इंटरेस्ट पेबल ऑन 1st of October 21, पिछले साल की बात है। नीटा बोरोड 110 lakhs from bank at an annual interest rate of 5%. During the year ended 30th September 22, interest payable of 50,000 was in respect of the following: interest on 5,50,000 of the loan to acquire fish, plant and machinery for use in its factory. The fixed plant and machinery has an expected useful life of 50 years. तो डेप्थ चार्ज होगा, बट डेप्थ तो अपन चार्ज नहीं करते ना। डेप्थ वी यूज्ड टू ऐड बैक इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बट ये कंपनी का सम है। No, not so sure. Interest on 4,50,000 of the loan to acquire 3% shareholding in a trading company called Jona। अच्छा, मैं ये तो irrelevant है सेकंड मेरे हिसाब से। शायद फर्स्ट भी irrelevant हो सकता है। इंटरेस्ट ऑन 4,50,000 of the loan to acquire 6% होगी। तो क्या इंटरेस्ट पेबल तो 50,000 ही है ना मेरा? कितने मार्क्स से पूछे? 3 मार्क्स से, तो इट मस्ट बी सिंपल। आई एम होपिंग इट इज सिंपल as I'm thinking, but I don't know. Neta's financial statements for the year ended 30th September 22 showed interest receivable from investments 35,000, of which 25,000 was received during the year and 10,000 was accrued on 30th September 22. There was no accrual brought forward at 1st October 21. तो I think दोनों ही आएंगे 35,000। accrual basis पे तो सब हमारी ये चलती है ना सिस्टम। तो 1,65,000 ना, सिंपल नहीं है ये चीज। अच्छा, interest receivable is correct, 35,000। acquire एक्का
Less interest payable on loan used to. तो आंसर तो अपना बराबर आया है 1,65,000। अरे प्रेजेंटेशन में हमने बहुत गंदी वाली मार खाई है। ठीक है, फिर तो कर देते हैं लेस ट्रेड रिलेटेड ना, what is it? Less interest payable on loan used to acquire, payable on loan, first of all how have they solved it? 5,50,000 है, डिवाइड पे 15 तो नहीं किया होगा, स्टूपिड, मी ऑल्सो। नहीं, याद आया, उन्होंने इसको इंटू 0.05 किया होगा, इंटू 1 डिवाइड बाई 15। नहीं, फिर भी गलत है, गंदा आया। ये मैं पटा देता हूँ, डायरेक्ट टू डायरेक्ट आंसर है यार, मैं फालतू में इसको घुमाते बैठा। इसका आंसर है ये, प्लस में को मिलता है ये, के बाद प्लस, नहीं, इंटर नॉन ट्रेड लोन रिलेशनशिप इनकम, नॉन ट्रेड लोन रिलेशनशिप। I don't know how why this name just, ठीक है, rest bear with my spelling mistakes। Good call on the accrual basis का system। Perfect, 1,65,000। इंटरेस्ट पेबल माइनस किया, इंटरेस्ट रिसीवेबल ऐड किया, अभी एडजस्टेड टैक्स, एडजस्टेड टैक्स, एडजस्टेड टैक्स, टैक्स 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 टैक्स। चलो ये भी हो गया आंसर, पर फिर भी इनका थोड़ा सा सोल्यूशन का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, बट ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ग्रुप रोल ओवर रिलीफ का। आई थिंक आई विल मेक नोट्स फॉर दिस वन। ये मेरा थोड़ा वीक रह जाता है हमेशा, थियोरी पार्ट, so I'll work on that। Thanks so much for watching, guys।